हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, आपके डाउट्स लेने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेसन पोइट्स एंड पैनकेक्स की, जिसे लिखा है अशोका मित्रन ने। अशोका मित्रन एक तमिल राइटर थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है जेमिनी स्टूडियो में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। अशोका मित्रन उस वक्त जेमिनी स्टूडियो में एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जॉब करते थे। ही यूज्ड टू कट द न्यूज़पेपर कट करते थे एंड उसको जो है वो फाइलिंग करते थे। तो ड्यूरिंग अपनी जॉब ही ऑब्जर्व द डिफरेंट करेक्टर्स इन द जेमिनी स्टूडियो। तो उसी की वो बात करते हैं। बेसिकली ये एक सटायर है जो कि हाईलाइट करता है जेमिनी स्टूडियो के जो है लाइफस्टाइल को। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक उस वक्त ब्रांड नेम था उस मेकअप मटेरियल का, जो कि जेमिनी स्टूडियो में ट्रक्स में भर भर के लाया जाता था। ये एक्चुअली ह्यूमर है, इसको एग्जैजरेट किया गया है। यानी कि उस वक्त एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा मेकअप का यूज़ करते थे। ग्रेटा गाबो मस्ट हैव यूज्ड इट। ग्रेटा गाबो की बात हो रही है कि स्वीडिश एक्ट्रेस की बात हो रही है, यानी कि फॉरेन के लोग भी पैनकेक ब्रांड को यूज़ करते थे। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गौहर जो कि इंडिया की फेमस एक्ट्रेस थी, वो भी उसको यूज़ करती थी। विजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। उसके बाद जो विजयंती माला थी वो भी जो है वो यूज़ करती थी। पैनकेक ब्रांड जो था वो काफ़ी टाइम तक फॉरेन और इंडिया में फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस के द्वारा यूज़ किया जाता रहा था। रति अग्नोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। रति अग्नोत्री के टाइम तक आते आते दूसरे ब्रांड्स आ गए और उन्होंने जो है वो इसको यूज़ नहीं किया। द मेकअप department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. जो मेकअप डिपार्टमेंट था उस वक्त जेमिनी स्टूडियो में वो अपस्टेयर्स पे था, ऊपर था, और जो कि किसी टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। डजन अदर बिल्डिंग्स, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी that were of the city are said to have been his residence, जो कि रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस थी। स्टूडेंट्स, इस वाले पैराग्राफ में आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट कैन बी आस्क्ड एज द शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। फॉर हिज ब्रीफ स्टे, हिज वर्ड यूज हुआ है रॉबर्ट क्लाइव के लिए। हिज ब्रीफ स्टे, ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी इंडिया के अंदर। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स लड़ी इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च। और सेंट मैरीज चर्च में उन्होंने मैरिज की थी, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में है, मद्रास में। The makeup room had the look of a hair-cutting saloon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. मेकअप रूम जो था वो बिल्कुल हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। जो मेकअप रूम था उसका बिल्कुल हेयर कटिंग सैलून जैसा लुक था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, हर एंगल पर लाइट्स थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और जहाँ पर लगभग 6 जो थे वो मिरर्स थे। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, वो सब की सब जो थी वो ब्राइट लाइट्स थी। इनकैंडिसेंट लाइट्स आर द ब्राइट लाइट्स। सो यू कैन इमेजिन द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। तो तुम उन लोगों की मिजरी इज द पेन को इमेजिन कर सकते हो जो कि मेकअप करते थे। मेकअप करना उस वक्त जो था वो एक मिजरेबल टास्क था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स थी और उन लाइट्स की बहुत ज़्यादा हीट होती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। मेकअप डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो पहले एक बंगाली थे जो कि बहुत ज़्यादा बिग थे, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते थे, और फाइनली उन्होंने स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन। उसके बाद आए एक महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाय धरवार कनेक्डा एंड आंध्रा। उसके बाद उनके जो असिस्टेंट थे वो आंध्रा के थे। अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, फिर एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आए, एक एंग्लो बर्मीज आए, और दूसरे कभी एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और बहुत सारे लोकल तमिलियंस भी आए।
All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR. अब अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों का आना, वहाँ पर मेकअप डिपार्टमेंट को हेड करना, ये ऑथर ने इसको जो है वो ह्यूमर में लिया है। ह्यूमर में लेने के लिए उन्होंने कहा है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आते थे एंड दिस वाज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, की बहुत ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन थी लॉन्ग बिफोर AIR, ऑल इंडिया रेडियो से पहले एंड दूरदर्शन और दूरदर्शन से पहले। लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन begin broadcasting programs of national integration. This gang of nationally integrated makeup man, ये जो गैंग था, गैंग जनरली हम नेगेटिव टर्म के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर गैंग वर्ड यूज किया गया बिकॉज दे कुड कन्वर्ट एनी गुड लुकिंग पर्सन इनटू अ मॉन्स्टर, तो इसलिए उनको गैंग या ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि अच्छे भले इंसान को बदसूरत बनाता था। This gang of nationally integrated makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster. Hideous is the ugly, crimson is the red. Monster तो बेटा आपको पता ही होगा, devil. Hued कलर के लिए यूज होता है, colored. ये किसी अच्छे भले इंसान को जो है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देते थे with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions or lotions. बहुत सारा मेकअप मटेरियल, बहुत सारे लोशंस, पोशंस, मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, ये सब लगाकर वो अच्छे भले पर्सन को जो है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट करते थे। Those were the days of mainly indoor shooting. उन दिनों ज़्यादातर इंडोर शूटिंग होती थी and only 5% of the films were shot outdoors. सिर्फ 5% बाहर शूटिंग होती थी। And on I suppose the sets and studios lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable. पर्पस क्या था मेकअप का, कि ताकि वो थोड़े से प्रेजेंटेबल हो जाए। तो ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है जो कि मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताता है। बेसिकली इसमें नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल जो दिया गया है वो एक तरह से ये बता रहा है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते थे, टिकते नहीं थे वहाँ पर, राइट, और वो अच्छे भले इंसान को, बहुत सारा मेकअप यूज़ किया जाता था, अच्छे भले इंसान को वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट करते थे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम था मेकअप डिपार्टमेंट का। स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। जो चीफ मेकअप मैन था वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था, या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंटेबल। ऑथर को लगता था कि ये प्रेजेंटेबल के नाम पे उनको अगली बनाया जाता था, बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया जाता था। ये सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो, सीनियर असिस्टेंट सेकेंड हीरो को एंड हीरोइन को, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। जूनियर असिस्टेंट जो था वो मेन कॉमेडियन को करता था और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाता था। मेन मेकअप मैन एक्टर और एक्ट्रेसेस को, सेकंड मेकअप मैन जो जूनियर होते थे वो जो है वो सेकंड एक्टर और एक्ट्रेसेस को, बाकी उसके बाद कॉमेडियंस को। तो ये हायरार्की थी। ये हायरार्की भी बेटा आपका एक क्वेश्चन बनता है। इससे पहले मेकअप डिपार्टमेंट भी, रॉबर्ट क्लाइव भी, ये सारे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, ठीक है, जो ये सब जो थे मेन थे वो करते थे मेकअप, ठीक है ना। उसके बाद जब प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो प्लेयर्स क्राउड का जो रोल अदा करते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय भी इस स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है और ये आपका ये भी क्वेश्चन है। तो ऑफिस बॉय क्या करता था? ऑफिस बॉय जितने भी क्राउड की शूटिंग करने के लिए प्लेयर्स आते थे उनका मेकअप करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया गया है ये हाईलाइट करने के लिए कि ये अनबिलीवेबल बात थी कि वो जो थे वहाँ पर एक ऑफिस बॉय भी था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट। वो क्या करता था? एक बहुत बड़े वेसल में अपने पेंट को मिक्स कर देता था। स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और क्राउड प्लेयर्स के ऊपर मेकअप ऐसे लगाता था जैसे कि स्लैप कर रहा हो, ठीक है ना, स्लैप करता था, ऐसे लगता था कि वो स्लैपिंग कर रहा हो, इस तरह से वो मेकअप लगाता था।
फनी है ना, तो यहाँ पर ह्यूमर डाला गया है। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. आइडिया सिर्फ ये था कि हर पोर के ऊपर मेकअप लग जाए, जितने हमारे फेस पर पोर्स होते हैं जो कि कैमरा के सामने विजिबल हो जाते हैं, उस पर मेकअप अप्लाई हो जाए और वो पोर्स विजिबल ना हो। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, वो बॉय नहीं था, उसके पास डेजिग्नेशन था ऑफिस बॉय का। ऑफिस बॉय सबसे मीनियल और सबसे लो जॉब होती है स्टूडियो के अंदर, जो कि सारे काम करता है, हर लोअर कैटेगरी की। वो वेटर भी बन सकता है, वो जो है वो छोटे मोटे काम भी कर सकता है, तो वो काम था उसका। ही वॉज, वो कहने को ऑफिस बॉय था, बट ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, लेकिन उसकी एज 40 ईयर्स के आसपास थी। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर। इस उम्मीद के साथ वो स्टूडियो में आया था कि वो टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, लिरिक्स राइटर बनेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट, थोड़ा सा वो पोइट भी था। मतलब ही वॉज अ मास्टर, ही वॉज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। हम ये कह सकते हैं, ये भी ह्यूमर क्रिएट किया गया कि वो अपने आप को समझता क्या क्या था। वो अपने आप को स्टार एक्टर समझता था, टॉप स्क्रीन राइटर समझता था, डायरेक्टर समझता था, या लिरिक्स राइटर समझता था, या फिर पोइट भी समझता था। यहाँ पर आ जाता है अशोका मित्रन का सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन है ऑफिस बॉय का, और यहाँ से आगे आता है अशोका मित्रन का। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। ऑथर कहते हैं कि उन दिनों मैं जो है एक छोटे से क्यूबिकल में, छोटा सा उनका जो कैबिन था उसमें काम करते थे, और दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थी। फ्रेंच विंडोज के थ्रू वो बाहर से देख सकते थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उन दिनों उनको पता नहीं था कि फ्रेंच विंडोज होती क्या है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। जब उनको देखते थे कि लोग, कि वो करते क्या है, एक्चुअली लोगों को तो यही लगता था कि वो रोज पेपर फाड़ते हैं, हर पेपर में से वो न्यूज़ की क्लिपिंग को कट करते थे और उसको पेस्टिंग करते थे, तो लोगों को ये लगता था कि ये सारा दिन न्यूज़पेपर ही फाड़ता रहता है। तो उनके काम को जो है वो नेक्स्ट टू नथिंग एज्यूम कर लिया जाता था। ऐसा एज्यूम कर लिया जाता था दैट ही वाज डूइंग नॉट डूइंग एनी सिग्निफिकेंट जॉब, कि वो कोई खास काम नहीं कर रहे। हिज वर्क वाज नेक्स्ट टू नथिंग, ये एज्यूम कर लिया जाता था। तो सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क एंड डूइंग नथिंग, कि मुझे डेस्क पर बैठे हुए देखकर और कोई काम ना करते हुए देखकर, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि मैं जो है वो कोई भी काम नहीं कर रहा। आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग मीन्स ही वॉज डूइंग नॉट एनी जॉब। तो ये उनका जो है, उनके काम को लेकर लोगों की परसेप्शन थी कि वो शायद कोई काम नहीं कर रहे हैं। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। ऐसा लगता था कि बॉस भी यही सोचते हैं कि मेरा काम कोई खास नहीं है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन। तो अगर किसी को ये फील होता था कि मैं तो ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ, मैं स्टैंड्स फॉर अशोका मित्रन, कि अशोका मित्रन खाली बैठे रहते हैं, वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल। वो उनके क्यूबिकल में, बार्ज का मतलब है एंटर फोर्सिबली, फोर्स के साथ वो एंटर कर जाते थे, या बिना परमिशन के एंटर कर जाते थे, एंट्री विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के उनके जो है वो कैबिन में लोग आ जाते थे और अपना जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकालते थे। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर का मतलब है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते थे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, यहाँ ऑफिस बॉय की बात हो रही है, हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड, कि उनको लगता था, ऑफिस बॉय वैसे भी एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन था जेमिनी स्टूडियो में, उसे लगता था कि जब भी उसको लगता था कि मुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, तो वो ज्ञान देने के लिए, एनलाइटमेंट बेटा ज्ञान को बोलते हैं, तो नॉलेज देने के लिए आ जाता था। आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट, कि उसके जैसा एक महान टैलेंट जो कि लिटरेरी टैलेंट है, वो स्टूडियो में वेस्ट हो रहा है इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। ये डिपार्टमेंट जो है वो बार्बर्स के लिए और परवर्ट्स के लिए। स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग भी है और थोड़ा सा मिक्स भी है।
द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड, ऑफिस बॉय ने सोचा, आई शुड बी एनलाइटेंड, कि मुझे थोड़ी नॉलेज मिलनी चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि मेरे जैसा टैलेंट जो था वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, वो वेस्ट हो रहा था इन अ डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट में फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। नाई को बोलते हैं, और परवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि अपने रास्ते से भटके होते हैं, पीपल हु आर स्ट्रे अवे फ्रॉम देयर पाथ्स। Soon I was praying for crowd shooting all the time. I stands for अशोका मित्रन। अशोका मित्रन ने क्राउड शूटिंग के लिए प्रेयर स्टार्ट कर दी कि हर रोज क्राउड शूटिंग होती रहे, और ताकि ये ऑफिस बॉय बिजी रहे और वो अशोका मित्रन को एनलाइटन ना करे, यानी कि उसको आकर उसके क्यूबिकल में ज्ञान ना दे। Nothing short of it could save me from his epics. Epics are the long story. और कोई चीज अशोका मित्रन को ऑफिस बॉय की कहानियों से बचा नहीं सकती थी। सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी कि वो 24 घंटे जो है वो क्राउड जो है वो शूटिंग होती रहे और वो उसका मेकअप करता रहे। इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस बॉय की जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। उसका एंगर सिर्फ एक ही पर्सन की तरफ जाता था, दैट वाज सुब्बू। ओपनली और कावर्डली, कावर्डली मीन्स सीक्रेटली, ओपन ले लो या कावर्ड ले लो, सीक्रेटली दोनों ही केसेस में उसका जो है वो गुस्सा एक ही पर्सन की तरफ जाता था। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज आर द पेन्स और प्रॉब्लम्स, कि जितनी उसकी प्रॉब्लम्स थी इग्नोमाइनी, और जितना उसको जो है लोग एक्नॉलेज नहीं करते थे, एंड निग्लेक्ट वर ड्यू टू कोठा मंगलम सुब्बू, ये सिर्फ कोठा मंगलम सुब्बू की वजह से था। Subbu was the number 2 at Gemini Studios. Subbu Gemini Studio में number 2 था. He could not have had a more encouraging opening in films. उसकी जो थी वो उतनी encouraging opening नहीं थी। सुब्बू जितना जब पहले आया था उतना वेलकम उतना उसको नहीं मिला था। He must have had to face more uncertain and difficult times. उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती for when he began his career. क्योंकि जब उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया, देयर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज, तो उस वक्त तो इस्टेब्लिश कंपनीज या स्टूडियोज भी नहीं थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, अगर एजुकेशन की बात करें फॉर्मल की, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आर बॉय, तो उसकी एजुकेशन भी हमारे बॉय से ज़्यादा नहीं थी। सुब्बू ने जब स्टार्ट किया, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सुब्बू उस वक्त जो था इतना ज़्यादा उसको वेलकम नहीं मिला था, उसकी इतनी ग्रैंड ओपनिंग नहीं थी, उसकी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, तो सुब्बू को इम्पोर्टेंस क्यों मिली? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज अ ब्राह्मण, इंडीड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर इन मोर एफिलेंट सिचुएशंस, और जितनी भी ओपन सिचुएशंस होती थी उसमें सुब्बू के पास जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता था। एक्सपोजर का मतलब एक्सपीरियंस, वो प्रिटेंड करता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोजर का एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पर एक तरह से कॉन्ट्रास्ट किया गया है सुब्बू के कैरेक्टर के बीच में और ऑफिस बॉय के कैरेक्टर के बीच में। चाहे ऑफिस बॉय ज़्यादा एजुकेटेड था बट सुब्बू ब्राह्मण था, सुब्बू के पास बहुत ज़्यादा जो था वो एक्सपोजर था एफिलेंट सिचुएशन का, या फिर हम ये कह सकते हैं सुब्बू ज़्यादा मैनिपुलेटेड था। ही हैड द एबिलिटी, उसकी ऐसी एबिलिटी थी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स, कि वो हमेशा हैप्पी दिखता था इवन आफ्टर हैविंग हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। चाहे वो फ्लॉप फिल्म में काम करता था तब भी वो हैप्पी दिखता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वो हमेशा किसी ना किसी का काम करता हुआ दिखता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने आप नहीं करता था बट काम को डेलीगेट करता था। ऑथर ने यहाँ पर सुब्बू के कैरेक्टर के थ्रू एक मैनिपुलेटर, एक साइकोफैंट पर्सन को हाईलाइट किया है। जो पर्सन जो है फ्लैटरर भी कह सकते हैं हम उसको साइकोफैंट भी कह सकते हैं। ये आप आगे स्टोरी में पढ़ लोगे। He always had work for somebody. He could never do things on his own. But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. लेकिन उसकी जो sense of loyalty वो उसको उसके प्रिंसिपल यानी कि बॉस के साथ completely identify करती थी and turn his entire
क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और वो अपनी पूरी क्रिएटिविटी को अपने बॉस के एडवांटेज के लिए यूज़ करवाता था। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो पिक्चर्स के लिए बिल्कुल ही रेडीमेड था। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, जैसे उसको ऑर्डर मिलता था वो तुरंत ही इंस्पायर होकर बहुत एनर्जेटिकली उस काम को करता था। यहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड सा एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स, इसका पर्पस क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। द रैट्स फाइट्स, एक सीन ऐसा इमेजिन करिए, कोई सीन जो है शूट हो रहा है, द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर, कि पानी के अंदर रैट और टाइग्रेस की फाइटिंग चल रही है, एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। अब रैट फाइट करती है टाइग्रेस के साथ, उसको किल भी कर देती है रैट टाइग्रेस को, बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स, लेकिन टाइग्रेस के बेबीज की तरफ वो सिंपैथी शो करती है एंड टेंड्स देम लविंगली, और प्यार करती है उनको। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। इस तरह के ऑकवर्ड, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, बॉस इस तरह के ऑकवर्ड सीन्स को शूट करवाता था। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट, और उसकी इस तरह की फुलिशनेस में भी, ऑकवर्डनेस में भी सुब्बू उसको प्रमोट करता था। सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन हिट्स विक्टिम्स। तो सुब्बू कितने कितने मेथड्स यूज करता था कि तुम ऐसे लव दिखा सकते हो, ऐसे लव दिखा सकते हो। तो मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन में या इलॉजिकल सिचुएशन में भी सुब्बू बॉस को कभी भी अनजस्टिफाई नहीं करता था, हमेशा उनको उनकी फुलिशनेस में भी सपोर्ट करता था। इस तरह के फुलिश तरह के सीन भी होते थे तो वो बहुत सारे सॉल्यूशंस बॉस को प्रोवाइड करता था। तो वो कहता था कि वो तरीके बताता था कि कैसे रैट जो है वो टाइग्रेस के कब्स पर किस तरह से लव शो कर सकती है, गुड। और बॉस फिर भी उसको कहता था, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ, क्या ये काफ़ी है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स, और कुछ ही देर में सुब्बू और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स लेकर आता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। सुब्बू जैसे पर्सन की वजह से फिल्म मेकिंग बहुत इजी थी, वो हर बात का सलूशन था। स्टूडेंट्स, ये मजाक उड़ाया जा रहा है सुब्बू का। सुब्बू का करेक्टर एक सटायर है, स्टोरी भी अपने आप में एक सटायर है कि किस तरह से लोग प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरह से लोग एक दूसरे को लीड करते हैं, किस तरह से साइको फैंसी करते हैं, और किस तरह से लोग जो है मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें अशोका मित्रण हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो जब सुब्बू के 4 सॉल्यूशंस के साथ बॉस सेटिस्फाई नहीं होता था तो सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स, वो 14 और सॉल्यूशंस लेकर आ जाता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, सुब्बू जैसे पर्सन के साथ जो कि चापलूस था, फिल्म मेकिंग जो थी वो बहुत ईजी थी। एंड इफ एवर was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. का पर्सन जिसने Gemini Studio को डेफिनेशन और डायरेक्शन दी वो सुब्बू था। It was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, वो एक poet भी था, he was probably capable of more complex and higher forms. He deliberately chose to address his poetry to the masses. वो जानबूझकर लोगों को सुनाता था, वो चाहता तो अपनी पोइट्री को पॉपुलराइज कर सकता था। मजाक उड़ाया जा रहा है उसका बच्चे यहाँ पे भी। His success in film overshadowed, उसकी जितनी सक्सेस थी फिल्म में उसने ओवरशेडो कर दिया था, कवर कर दिया था, and dwarfed his literary achievements. Dwarfed का मतलब shorten, उसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी। शॉर्टन लिख देते हैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और सो हिज क्रिटिक्स फेल, ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोइम्स इन फॉक रेफ्रेन। फॉक में उसने बहुत सारी पोइम्स लिखी डिक्शन में। ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल थिलाना मोहम्बल विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्ली इश्ड करेक्टर्स। Deftly etched characters are the skillful characters और skilled characters जिनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। He quite successfully recreated mood and manner of the देवदासीज। जो काम उसने किया है उस काम को ऑथर हाईलाइट कर रहे हैं कि सुब्बू ने राइटिंग्स में कौन कौन सा काम किया। देवदासीज पर उसने लिखा है अर्लियर 20th सेंचुरी की। He was an amazing actor, एक्टर भी था, राइटर भी था, असिस्टेंट भी था, ठीक है। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, फिर भी उसने कभी लीड रोल्स की डिमांड
नहीं की. But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. जो भी रोल उसने सेकेंड रोल किया वो भी अच्छे से किया, एक्टर से ज़्यादा अच्छे से. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Acquaintances are the known people. Acquaintances are the known people. उसका घर जो था वो लोगों के लिए जो था वो परमानेंट शेल्टर था. His house was a permanent shelter for the people who were around him. एक सेकेंड बच्चे, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं. चलिए, आई विल राइट इट अगेन फॉर यू. तो उसका घर जो था परमानेंट रेजिडेंस था. बथेरे लोग आते थे उसके घर में, आते थे और रुक जाते थे. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. वो इतना काइंड बनता था कि कहता था मुझे तो पता ही नहीं है कितने लोगों को मैं फीड करता हूँ, कितने लोगों के साथ काइंड हूँ. Such a charitable and improvident man. Students, ये आपके क्वेश्चन की लाइन है. Can be asked it. And yet he had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with the boss? उसका ये जो करेक्टर था किस वजह से था? क्योंकि वो बॉस के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट था. और was it his general demeanor, या फिर ये उसका नॉर्मल बिहेवियर ही था that resembled a sycophant, जो कि एक चापलूस के जैसा बिहेवियर था. सुब्बू का करेक्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. साइकोपैंट था या फिर काइंड था, मल्टीटास्कर था, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में. एक्चुअली ये सारा सुब्बू का करेक्टर एक सटायर को हाईलाइट करता है. ऑथर ने एक ऐसी पर्सनालिटी को हाईलाइट किया है सुब्बू की फॉर्म में जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर था, बहुत ज़्यादा साइकोपैंट था, मल्टीटास्किंग का जो है वो मल्टीटास्किंग को वो प्रिटेंड करता था. एक्चुअली वो इतना मल्टीटास्कर नहीं था. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, जिस तरह से वो सबके बारे में बोलता था. इन एनी केस, किसी भी केस के अंदर, देयर वॉज द मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू. एक ही पर्सन था जो किसी भी केस में सुब्बू के बारे में गलत सोचता था, बुरा सोचता था. और वो कौन था? ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय वॉज अ पर्सन हु थिंक बैड अबाउट द सुब्बू, जो कि सुब्बू के बारे में गलत सोचता था. द मैन यहाँ पर यूज किया गया है ऑफिस बॉय के लिए. यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन अटेंडेंस रोल. बॉस के साथ हमेशा दिखता था सुब्बू, लेकिन अटेंडेंस रोल्स में. ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. स्टोरी डिपार्टमेंट के अंडर आता था सुब्बू, कॉम्प्राइजिंग जिसमें एक लॉयर था एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स. बहुत सारे राइटर्स और पोइट्स थे. द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर. अब ये नेक्स्ट आपका करेक्टर आ जाता है जो कि क्वेश्चन भी है लॉयर का. लॉयर वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट. लेकिन लोग उनको उसका अपोजिट बोलते थे, इलीगल बोलते थे. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी. हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो कि बहुत एग्रेसिव भी थी. ठीक है ना. वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो सेट पर भड़क गई. While everyone stood stunned, हर कोई शॉक था, स्टन था. The lawyer quickly switched on the recording equipment. लॉयर ने क्या किया? जब वो बॉस के अगेंस्ट बोल रही थी तो लॉयर ने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को ऑन कर दिया. When the actress paused for a breath, जब सांस लेने के लिए वो रुकी, the lawyer said to her, 1 minute please. लॉयर ने उससे कहा 1 मिनट एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. वही रिकॉर्डिंग दोबारा से चला के उसे सुना दिया कि देखो तुम बॉस के लिए क्या बोल रही थी. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल. ऐसा कुछ गलत नहीं था, ऐसा कुछ इनक्रिमिनेटिंग भी नहीं था जिसमें कुछ किसी तरह का जो है वो ऑफेंस हो. ठीक है ना. अबाउट द एक्ट्रेस टायरेट, उसके गुस्से को लेकर, अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन,
थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्टक डम। लेकिन जब उसने खुद ही अपनी आवाज़ सुनी कि वो इतना गलत, इतना ज़्यादा बोल रही थी, तो वो खुद ही शॉक्ड हो गई, बिल्कुल डम स्ट्रक हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो बेचारी बहुत कंट्री साइड से आई थी, रूरल एरिया से आई थी। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसने जो है दुनिया का एक्सपीरियंस इतना नहीं लिया था। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो कि पोजीशन के लिए और सोफिस्टिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटाबुलेटेड इनटू, जिसमें वो चल जा चुकी थी, ट्रैप हो चुकी थी। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, उससे उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट हुई। शी फेल्ट दैट डे दैट वाज द एंड ऑफ हर ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर, तो उससे ही उसका जो है वो पूरा का पूरा कैरियर ख़त्म हो गया। तो मतलब ये वाला जो एपिसोड था जिसमें कि लॉयर ने एक न्यू एक्ट्रेस के गुस्से को रिकॉर्ड किया और बाद में उसके कैरियर को ख़त्म कर दिया, तो दैट्स वाई ही वाज कॉल्ड एज इलीगल, नॉट लीगल एडवाइज़र बट इलीगल एडवाइज़र। द लीगल एडवाइज़र हु वाज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, उसने बिना जाने समझे, अनविटिंगली मीन्स फुलिशली, ख़त्म कर दिया उसके कैरियर को। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsy tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie. सब लोग खादी के कपड़े पहनते थे, लेकिन लीगल एडवाइजर टाई पहनता था, पैंट पहनता था, समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, जो ऑफिशियल लुक देता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। वो मैन था एक कोल्ड लॉजिक का क्राउड ऑफ ड्रीमर्स में, ड्रीमर्स की कंपनी के अंदर। पोइट्स, राइटर्स, लिरिसिस्ट, ये सब ड्रीमर्स होते हैं, ये इमेजिनेशन के बेसिस पे अपना काम करते हैं। लेकिन लॉयर जैसे लोग वो लॉजिक्स के बेसिस पे और जो है वो रूल्स के बेसिस पे चलते हैं, तो उन सब के लोगों के साथ उसकी इमेजिनेशन मैच नहीं करती थी। अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ खादी हाइट्स एंड गांधी हाइट्स, गांधी हाइट्स और खादी हाइट्स के बीच में वो एक न्यूट्रल मैन था। ही वॉज अ न्यूट्रल मैन। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, वो बॉस के भी नज़दीक था सुब्बू की तरह। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसको भी परमिशन मिली कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दो चाहे उसने वो फिल्म प्रोड्यूस की, बट दैट वाज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड इन इट, इस फिल्म के अंदर बहुत सारा रॉ स्टॉक यूज़ किया गया, बहुत सारा पैनकेक यूज़ किया गया, मेकअप मटेरियल यूज़ किया गया। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन वो फिल्म एक फ्लॉप फिल्म हो गई, उसमें से कुछ ज़्यादा निकल कर नहीं आया। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, एक दिन ऐसा हुआ कि बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया क्योंकि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। क्योंकि राइटर्स को घर जाने को बोल दिया तो लॉयर के काम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है लीगल वर्क के लिए राइटर्स के, पोइट्स के भी कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं, कुछ लीगल नॉर्म्स होते हैं, उनके लिए लॉयर को रखा गया था। और जब वो राइटर्स को जाने को बोल दिया तो उस लॉयर की जॉब भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। Gemini Studio was the favorite haunt. Haunt is the place oftenly visit. जहाँ पर अक्सर विजिट करते हैं उसको हॉन्टिंग प्लेस कहते हैं, ठीक है ना। दैट वॉज द प्लेस विजिटेड बाय एसडीएस योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऐसे फेमस जो थे वो पोइट्स आया करते थे। इट had an excellent mess which supplied good coffee at all times. इसकी मेस बहुत अच्छी थी जो अच्छी कॉफ़ी सप्लाई करती थी ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट्स। Those were the days when Congress rule meant prohibition. उसका उन दिनों कांग्रेस रूल का मतलब था prohibition, say no, prohibit करना, no कहना कुछ प्रोडक्ट्स को। एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और लोग कॉफ़ी पीते थे और बातें करते थे, ये उनका बिगेस्ट एंटरटेनमेंट था मेस में आकर। बैरिंग द ऑफिस बॉय एंड कपल ऑफ क्लर्क्स, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। सिर्फ ऑफिस बॉय जो कि बहुत मेहनत करता था और कुछ क्लर्क्स को छोड़कर हर कोई एंजॉय करता था, फ्री बैठता था। अ प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, वो फ्री इसलिए बैठते थे क्योंकि अगर किसी ने पोइट्री लिखनी है तो उसे फ्री बैठना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे, गांधी जी को वर्शिप करते थे। बट बियॉन्ड दैट
दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. इसके अलावा उनको कोई भी पॉलिटिकल नॉलेज नहीं थी. नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. उस वक्त कम्युनिज्म का बोला बाला था, वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे. कम्युनिस्ट को गॉडलेस मैन कहा जाता था. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन. ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव. Filial love or conjugal love. Filial is the love with the parents, conjugal with love with the wife and children. तो ऐसा कोई उनका, या फिर दोनों के लिए हम एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं, लव इन फैमिली, लव फॉर फैमिली. ठीक है. He had no compunction. Compunction is the guilt about killing his own parents or his children. He was always out to कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट. जो कम्युनिस्ट होता है वो दुनिया में सिर्फ टेंशन फैलाना चाहते हैं, उनके वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसा माना जाता था. ऐसा कम्युनिज्म को लेकर या कम्युनिस्ट को लेकर लोगों के अंदर बातें थी. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. Such notion which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studio. Evidence of it was soon forthcoming. इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले थे क्योंकि कम्युनिज्म की वजह से लोग जो थे वो बहुत कुछ जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे. अब नेक्स्ट एपिसोड, यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, एक तो मिल जाता है कम्युनिज्म पर, और एक जो है वो पोइट्स से रिलेटेड कि पोइट्स जेमिनी स्टूडियो में आकर किस तरह अपने टाइम्स को स्पेंड करते थे. तो ये दो क्वेश्चंस इस वाले पैराग्राफ में से कवर हो जाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिज्म वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द MRA. ये पैराग्राफ आपका जो है MRA को हाईलाइट कर रहा है. When Frank Buchman's moral rearmament army some 200, फिर आई फ्रैंक बुचमैन्स की moral rearmament army जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया है MRA. Some 200 strong visited Madras sometime in 1952. 1952 में विजिट किया. They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Gemini Studio से better host उनको कोई नहीं मिला. Someone called the group an international circus. किसी ने कहा MRA को ये सर्कस है. They were not good on the trapeze. लेकिन वो ट्रेपीज में तो इतने अच्छे नहीं थे, तो वो सर्कस कैसे थे. And their acquaintance with animals was only at the dinner table. और उनकी जानवरों से जान पहचान जब डिनर टेबल पर थी, यानी कि वो नॉन वेज थे. ह्यूमर है यहाँ पे, ठीक है ना. बट दे प्रेजेंटेड 2 plays इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 2 plays को प्रेजेंट किया. देयर जॉर्दम वैली एंड द फॉरगेटम फैक्टर रन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी. 2 plays प्रेजेंट करते थे. जॉर्दम वैली था, फॉरगॉटन फैक्टर था, बहुत सारे शोज आते थे मद्रास में अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी. द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन. जेमिनी फैमिली ने जो है इन प्लेस को बार बार देखा. द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन. जो प्लेस वो प्रेजेंट करते थे MRA के लोग, वो बहुत ही सिंपल मैसेज कन्वे करता था, ठीक है ना. सिंपल होमली फैमिली मैसेजेस होते थे. बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. लेकिन उसके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थे. मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी. मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी. एक सेकेंड बेटा. टेरिबली इम्प्रेस्ड. उनके प्लेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. एंड फॉर सम ईयर्स, कई सालों के तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस had seen of sunrise and sunset in the manner of Jordan Valley and a bare stage. काफ़ी सालों तक लोग MRA के दोनों प्लेस जो थे उनके सीन्स को कॉपी करते रहे. सनराइज के, ठीक है ना, जिसमें बेयर स्टेज होता था, खाली स्टेज, वाइट बैकग्राउंड, कर्टन एंड अ ट्यून प्लेट ऑन द फ्लूट. तो इस तरह की इसकी कॉपी बाद में थिएटर्स में करी जाने लग गई. MRA के बाद में MRA ने जॉर्दम वैली और फॉरगेटन फैक्टर में जो भी सीन्स को प्रेजेंट किया, लोग उसको कॉपी करने लग गए. It was some years later that I learned that MRA was a counter movement to international communism. Students, this definition for you is very important.
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमआरए क्या था. एमआरए वाज अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काउंटर मूवमेंट टू communism. And the big bosses of Madras like Mr. Wasson, this is the name of the boss, Mr. Wasson, simply played into their hands. I am not sure, however, that was indeed the case for the unchangeable aspects of these big bosses. क्योंकि वो काउंटर मूवमेंट था कम्युनिज्म का, इंटरनेशनल कम्युनिज्म का. शायद इसी वजह से जो है, दिस वाज इंडीड द केस, शायद इसी की वजह से जो थे, फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेस. ये मिस्टर वॉसन जैसे बड़े बड़े जो बॉस थे, उनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता था. एंड देयर एंटरप्राइजेस रिमेन द सेम, और उनका बिजनेस इन लोगों के लिए सेम लेवल तक चलता था. एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म थी चाहे नहीं थी. तो मतलब कहने की बात यह है यहाँ पे कि बिग बॉसेस चाहे कम्युनिज्म हो चाहे ना हो, सिर्फ वो इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाते थे और उनके साथ जो है वो अपने कनेक्शंस को बिल्ट अप करते थे. द स्टाफ ऑफ had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes. तो स्टाफ के लिए बहुत बढ़िया टाइम था कि उन्होंने जो है वो 200 लोग, एमआरए के 200 लोग आए थे, जो कि ऑल ह्यूज एंड साइजेस वर्ड जो यूज किया गया है, दैट इज फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस. अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर के लोग का मतलब अलग अलग नेशंस के लोग थे. एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज, 20 देशों के लोग थे. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स. ये तो बढ़िया चेंज था. अब क्राउड प्लेइंग होती थी या क्राउड की शूटिंग होती थी, तो ऑफिस बॉय के लिए भी ये बहुत अच्छा जो था वो एंटरटेनमेंट था जब एमआरए के लोग आए. वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. तो ऑफिस बॉय जैसे पर्सन के लिए एमआरए का आना, जिसमें 200 डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग थे, इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट था. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst. कुछ महीनों के बाद में टेलीफोन लाइंस जो थी वो दोबारा से बजी, यानी कि कोई और आया. And once again, we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage for welcome. दोबारा से वेलकम के लिए स्टेज को तैयार किया गया. All they said was that he was a poet from England. किसी ने कहा कि ये इंग्लैंड का पोएट है. The only poet from England. The simple Gemini staff knew the that was heard for Wordsworth and Tennyson. और जिस पोइट का नाम उन्होंने सुना था वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ और टेनिसन ही था. बट यहाँ उनके लिए कंफ्यूजन थी कि ये क्या सच में टेनिसन या वर्ड्सवर्थ है या फिर कोई और ज़्यादा लिटरेट लोग न्यू ऑफ कीट्स, शेली एंड बायरन, और ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे उनको कीट्स, शेली या बायरन के बारे में ही पता था. एंड फॉर वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, और इलियट के बारे में, यानी कि इतने पोइट्स की उनको नॉलेज थी. दे वर नॉट श्योर कि कौन आ रहा है. कोई सोच रहा था कि वर्ड्सवर्थ आ रहा है, कीट्स आ रहा है, शेली आ रहा है, टेनिसन आ रहा है या इलियट आ रहा है. दे वर नॉट श्योर अबाउट. हु वॉज द पोइट विजिटिंग टू द जेमिनी स्टूडियो नाउ? इट्स नॉट अ पोइट, ही इज एन एडिटर. किसी ने कहा एडिटर है ये. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन. तभी उसे बॉस की तरफ से वेलकम मिल रहा है. वासन was also the editor of the popular Tamil weekly Ananda Vikatan, क्योंकि उनका बॉस जो था, प्रिंसिपल जो था, वो भी एक एडिटर था तमिल बुक का. दैट नेम was Ananda Vikatan. He was not the editor of any of the known names of the British publications in Madras. मद्रास में जितनी ब्रिटिश पब्लिकेशन की बुक्स थी उसका किसी का वो एडिटर नहीं था. दैट इज दोज ऑफ नोन द जेमिनी स्टूडियो. जेमिनी स्टूडियो को ये पता था. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर द एडिटर ऑफ अ डेली, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंडन टाइम्स. दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. जितने लोग वेल इन्फॉर्म थे उनको नहीं पता था कौन आ रहा है. यहीं पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी बनता है. अराइवल ऑफ स्टीफन स्पेंडर इन द जेमिनी स्टूडियो वाज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना एक मिस्ट्री थी. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon the poet arrived. 4 बजे के आसपास वो आया. He was tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. किसी को नहीं पता था कौन आ रहा है. सब अपनी इमेजिनेशन लगा रहे थे. कोई कह रहा था पोइट आ रहा है, कोई कह रहा था एडिटर आ रहा है. बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस. स्टेज के ऊपर 6 बहुत बड़े बड़े लंबे फैंस लगे थे.
द बॉस रेड, बॉस ने रीड किया, उसके आने में एक वेलकम स्पीच को रीड किया बॉस ने, और इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रेशियस लिटल अबाउट द पोइट। बॉस भी उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता था, ये भी श्योर था। द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स, स्पीच जो बॉस ने दी बहुत ही जनरल सी स्पीच थी, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम, इसमें फ्रीडम जैसा वर्ड था, डेमोक्रेसी जैसा वर्ड था। देन द पोइट स्पोक, ही कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। अब जब वो बोल रहा था तो ऑडियंस बहुत ज़्यादा साइलेंट और डेज थी, डेज्ड मीन्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी ऑडियंस। नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट, वो क्या बात कर रहा है। हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट, उसका एक्सेंट भी इतना ज़्यादा इंग्लिश था टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, पूरा 1 घंटा ये चलता रहा। देन द पोइट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटल बैफलमेंट, और सब कंफ्यूज होकर वहां से हट गए। बैफलमेंट इज द कंफ्यूजन, दे वर कंफ्यूज कि ये पर्सन जो है वो क्या बोल रहा है, उसका पर्पस क्या है बोलने का, दे वर नॉट अवेयर अबाउट। व्हाट एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल, कि ये ऐसा इंग्लिश पर्सन ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा है जहाँ पे तमिल की पिक्चर्स बनती है। पीपल हुज लाइफ्स लीस्ट अफोर्डेड देम, ऐसे लोग थे यहाँ पर जिनकी लाइफ उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, कि वो इंग्लिश पोइट्री के लिए अपने टेस्ट को कल्टिवेट करें, ऐसा जो था वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे वो लोग। तो वो यहाँ क्या कर रहा था, उसका पर्पस क्या था आने का, दैट वॉज नॉट फॉर श्योर। वाई वॉज ही कमिंग टू द जेमिनी स्टूडियो, इट वॉज नॉट क्लियर बाय एनी वन। Arrival of the Stephen Spender in the Gemini studio was an unexplained mystery, ये किसी को भी समझ नहीं आया। The poet looked pretty baffled too, अब पोइट बेचारा था वो भी कंफ्यूज हो गया कि मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ नहीं पा रहे, ये जो बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। He too must have felt the sheer incongruity of his talk, उसको भी समझ आ गया होगा कि मेरी बातें सेंसलेस हैं इन लोगों के लिए। About the thrills and travails of an English poet, इंग्लिश पोइट जितना एक्साइटमेंट के साथ और मोनोटोनस के साथ या अपनी बात को जो है वो नहीं रख पा रहा था, एक्साइटमेंट और एनर्जी जो उसकी बातों में थी वो नहीं समझ पाई। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री, तो ये है वो आया, उसने क्या बोला ये तमिलियंस को बिल्कुल समझ नहीं आया। लास्ट इट इज अबाउट द अशोकामित्रन, द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट एडमिटेड बाय कन्वेंशन ग्रो स्ट्रॉन्गर डे after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of the genius, कि ये prose writing जो है वो genius का search नहीं होता है, ये उन लोगों का सर्च होता है। prose writing वो करते हैं, it is for the patient persistent persevering drudge, ये कोशिश है, drudge है। पेशेंट उन लोगों की जो पेशेंस है, परसिस्टेंट जो कंटिन्यूस काम करते हैं, परसेवरिंग जो लगातार काम करते हैं। विद द हार्ट सो श्रंकन, उनका हार्ट इतना ज्यादा श्रंकन होता है, ब्रोकन होता है, दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू देम, रिजेक्शन स्लिप्स उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। He at once sets about making a fresh copy of the long prose pieces and sends it on to another editor. जैसे ही उनको प्रोज राइटर्स को एक जगह से रिजेक्शन मिलती है तो वो दूसरी कॉपी बनाते हैं और दूसरे एडिटर को भेजते हैं। Enclosing postage for the return of the manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement. अशोकामित्रन ने यहाँ पर राइटर्स की क्वालिटीज क्लेम किया है, दैट व्हाट आर द एक्चुअल क्वालिटीज ऑफ द राइटर्स, कि राइटर्स की क्वालिटीज एक्चुअल में क्या होती हैं, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट, ऐसे लोगों के लिए द हिंदू में एक टाइनी अनाउंसमेंट पब्लिश हुई। अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट था, ब्रिटिश की मैगजीन जो थी वो इसको कॉन्टेस्ट को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। इंग्लैंड के अंदर। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, तो ऑथर ने जज कोशिश की ये पता करने की कि ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, ये रियल है कि नहीं है, बिकॉज ही वॉज नॉट सो रिच इन दोज डेज, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ऑथर ने क्या किया,
आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, ऑथर इसका आइडिया लेना चाहता था बिफोर आई स्पेंट अ कॉन्सिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। ऑथर को लगा कि अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भेजने से पहले, अपनी ओरिजिनल राइटिंग भेजने से पहले मैं कंफर्म करूं कि ये लोग जेन्युइन भी हैं कि नहीं है इंग्लैंड में। तो उसने सोचा मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाकर पता करूंगा। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स। कोई साइन बोर्ड्स नहीं थे, कोई नोटिस नहीं था टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया। आपको लगता था कि आप एक लोनली प्लेस पे जा रहे हो। ऑल देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर। लेकिन सरप्राइजिंगली ऑथर जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उसने एनकाउंटर की कॉपीज देखी, उस मैगजीन की कॉपीज देखी। लेज अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, अलग अलग तरह, अलग अलग फ्रेशनेस में, मतलब कोई पुरानी कोई नई बुक वहाँ पर पड़ी थी। ऑलमोस्ट अनटच बाई रीडर्स, लेकिन ऐसा लगता था कि रीडर्स ने उसको पढ़ा नहीं है। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। उनको अपने टूटे दिल के अंदर, श्रंकन हार्ट के अंदर जो है एक घंटियां बजती सुनाई दी। ठीक है ना, मतलब क्या है इस बात का, उनको एक एक्साइटमेंट फील हुई। इट वॉज द पोएट who had visited the Gemini studio। यहाँ से ऑथर ने कनेक्ट किया कि ये स्टीफन स्पेंडर का नाम एज एन एडिटर लिखा हुआ है। ही वॉज द पर्सन हु केम टू द Gemini studio। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, क्योंकि कनेक्शन फील हुआ तो ब्रदर वाली फीलिंग आने लग गई। एंड आई सैंग एज आई सील द एनवेलप। ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज सीलिंग द एनवेलप। जब वो अपनी एंट्री भेज रहा था तो वो खुश था कि चलो मुझे कोई तो जानता है। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। उसको एक कनेक्शन फील हुआ। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film। एक कनेक्शन की फीलिंग को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। उसको एक कनेक्शन फील हुआ अशोका मित्रन को स्टीफन स्पेंडर के साथ। उसको लगा जितना एक्साइटेड मैं हूँ उतना एक्साइटेड शायद वो भी होगा। स्टीफन स्पेंडर, दैट वाज हिज नेम। तो वो पर्सन जो जेमिनी स्टूडियो में आया था उसका नाम यहाँ पर रिवील किया गया है। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन आया है। लास्ट पैराग्राफ। एंड years later when I was out of Gemini studios and I had much time but not much money। काफ़ी साल के बाद जब अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुके थे, उनके पास पैसा नहीं था, टाइम बहुत था। एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। कोई भी सस्ती चीज़ उनको अट्रैक्ट करती थी। ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स। मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस की फुटपाथ पर उनको बहुत सारी पुरानी किताबों का ढेर दिखा जो कि 50 पैसा का था। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। अमेरिकन ओरिजिन की किताबें थी, ठीक है ना, लेकिन ये जैसे पायरेटेड किताबें होती हैं, स्टूडेंट एडिशन था वो, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन की 50वीं सालगिरह पर ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये स्टूडेंट एडिशन पब्लिश किया गया था। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक। ऑथर ने कहा कि मैंने 50 पैसा पे किए और कॉपी ली। द गॉड दैट फेल्ड, 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म। इस बुक के अंदर 6 फेमस राइटर्स थे, उन्होंने कम्युनिज्म को लेकर अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया था एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, और वहां से कैसे वो वापस आए थे, उस कम्युनिज्म के जो है वो थॉट को उन्होंने कैसे छोड़ा था। डिसइल्यूजन का मतलब होता है भ्रम का टूटना, कैसे उनका कम्युनिज्म का भ्रम टूटा था उन्होंने एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से थे ये? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉइसलर एंड लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर। फिर दोबारा से ऑथर हैरान हुआ। सडनली द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस। अचानक वो बुक स्टीफन स्पेंडर के नाम के साथ ऑथर के मन के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंस और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज जो है वो आ गया। The poet who had visited Gemini studio, in a moment I felt like a dark chamber of my mind lit up। उनको ऐसा लगा कि उनके दिमाग का जो अंधेरा कोना था वो दोबारा से जल गया। यानी कि एक डार्क चैम्बर इज द ब्लैक होल कह सकते हैं, या एक अंधेरा कोना कह सकते हैं जो उनके दिमाग का था। अचानक उसमें लाइट आ गई है, हेजी इल्यूमिनेशन, अचानक उसमें लाइट आ गई है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो।
वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। स्टीफन स्पेंडर का जेमिनी स्टूडियो में आना अब मिस्ट्री नहीं था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। ऑफ कोर्स बॉस का स्पेंडर की पोइट्री से कोई भी लेना देना नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन उसके उस गॉड दैट फेल्ड के साथ भी बॉस का कोई भी लेना देना नहीं था। So students, this was the lesson Poets and Pancakes by Ashoka Mitra. Next video will talk about different questions, long and short questions, CBSE questions for further of the different lessons. Do like, share, subscribe. Best of luck for your exam. Stay tuned.